कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में जहां मसूद राणा नाम का एक बांग्लादेशी स्पेशल एजेंट अपने मिशन की तैयारी कर रहा था। असल में अमेरिका के एक माफिया ग्रुप ने एक आदमी को बंदी बना रखा था और मसूद का मिशन था उसे छुड़ाकर सही सलामत वापस लाना। राणा जासूसों की दुनिया में एजेंट MR9 के नाम से मशहूर था। जल्द ही वो एक हेलीकॉप्टर में अपने मिशन के लिए निकल गया और एक आलीशान बंगले में पहुंचा। वहां उसने बंगले के बाहर सभी गार्ड्स को मार डाला और फिर अंदर जाकर भी गार्ड्स की हड्डी पसली एक कर दी। वहीं दूसरी ओर हम रिची नाम के एक माफिया बॉस को देखते हैं जो राणा के बॉस मेजर राहत खान से बात कर रहा था। रिची ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि राहत ने रिची के इतने सारे गुंडों से लड़ने के लिए सिर्फ एक राणा को भेजा है, मगर उधर राणा ने अकेले ही उसके आधे से ज्यादा गुंडों को धूल चटा दी थी। जब रिची को ये खबर मिली तो वो तुरंत ही भाग निकला और उसने अपने आदमी से कहा कि इस हॉस्टेज को मारकर पूरा बंगला धमाके में उड़ा दो। उधर राणा जल्दी से सभी गार्ड्स को खत्म करके कैदी के कमरे तक आ पहुंचा, मगर तब तक बदकिस्मती से वो आदमी मर चुका था। अब राणा उसकी लाश उठाकर वहां से भाग निकला और तभी अचानक बंगले में जोरदार धमाका हो गया। फिर एक हफ्ते बाद हम रोनन रॉस नाम के एक माफिया गैंगस्टर को देखते हैं जो असल में रिची का बड़ा भाई था। रोनन रिची से मिलने आया और उन्होंने मिलकर एक ऐसा हाईटेक हथियार बनाने की सोची जो वो आतंकवादियों को बेच सकें। अगर वो ये हथियार बनाने में कामयाब रहे तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं दूसरी ओर CIA डायरेक्टर पॉल और डेप्यूटी ड्यूक एक मीटिंग में थे जहां वो रोनन को पकड़कर खतरनाक हथियारों का धंधा बंद करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद हम सैम को देखते हैं जो रिची के साथ हुआ करता था, पर अब उसने माफिया गैंग छोड़ दी थी। अचानक उसे एक फोन आया जिसके बाद वो बात करने के लिए बाहर निकला, पर बाहर तो पॉल और ड्यूक उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। सैम तुरंत वहां से भाग निकला, पर पॉल और ड्यूक ने उसका पीछा किया। सैम एक बिल्डिंग की छत पर आ पहुंचा तो पीछे से ड्यूक ने कहा कि अगर उसने रॉस भाइयों की जानकारी पुलिस को दे दी तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, मगर सैम ने उसी पर हमला कर दिया और इसी हाथापाई में ड्यूक ने उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे सैम की मौके पर ही मौत हो गई। सिर्फ सैम ही था जो उन्हें रिची और रोनन तक पहुंचा सकता था, पर अब तो वो भी मारा गया। आखिरकार पॉल ने कहा कि उन्हें राणा से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वो पहले भी रिची तक पहुंचने में कामयाब रहा था। उधर राणा को उनके बॉस राहत ने तुरंत बांग्लादेश इंटेलिजेंस ऑफिस में बुलाया। वहां राणा की मुलाकात पॉल से हुई और पॉल ने उसे बताया कि रिची और रोनन बेहद खतरनाक हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए CIA को राणा की मदद की जरूरत है। पॉल चाहता था कि वो इस मिशन में उनका साथ दे। तब राणा ने राहत से इजाजत मांगी और आखिरकार पॉल की मदद के लिए राजी हो गया। कुछ समय बाद राणा पॉल और ड्यूक के साथ अमेरिका के लिए निकल गया। तब ड्यूक ने राणा को बताया कि इस मिशन में उसकी पार्टनर डेबी नाम की एक लड़की होगी जो कि असल में एक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट है। मिशन के मुताबिक राणा और डेबी को बेशकीमती चीजों की नीलामी में जाना होगा। ये एंटीक ऑक्शन रोनन ने रखी थी क्योंकि वो बेशकीमती चीजें इकट्ठी करने के नाम पर अपना काला धन छुपाना चाहता था। इसके बाद राणा को अमेरिका के मोजावे रेगिस्तान में लाया गया जहां उसके छिपने के लिए एक सेफ हाउस बनाया गया था। फिर अगले दिन राणा एयरपोर्ट से डेबी को लेने गया और शाम को वो दोनों अपने मिशन पर निकल गए। वो पति पत्नी बनकर रोमन की एंटीक ऑक्शन में पहुंचे और फिर जल्द ही रोमन सबसे मिलने आया। इस दौरान राणा चुपके से रोनन के कमरे की ओर गया, पर बदकिस्मती से एक गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी और उसे पकड़कर रोनन के सामने ले आया। तभी गार्ड्स ने राणा को एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। बाद में जब राणा को होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे और रोमन के गुंडों ने डेबी को भी बंदी बना लिया था। फिर रोनन ने अपनी गर्लफ्रेंड गिया को डेबी से पूछताछ करने भेजा और खुद वो एजेंट राणा से पूछताछ करने लगा। रोमन ने उससे पूछा कि उसे किसने भेजा है, मगर राणा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उधर डेबी ने गिया और रोनन के गुंडों को पीटकर उन्हें बेहोश कर दिया और इधर राणा खुद को छुड़ाकर छत से कूद गया। वो एक मोटरसाइकिल पर भागने वाला था कि तभी डेबी भी वहां पहुंच गई और फिर वो दोनों तुरंत ही वहां से भाग निकले। आखिरकार वो दोनों रेगिस्तान वाले सेफ हाउस में आकर छिप गए। फिर राणा सोच में पड़ गया कि वो जल्द से जल्द रिकी और रोनन को कैसे पकड़ेगा, लेकिन फिर कुछ ही देर में रोनन के गुंडे उनके घर के बाहर आ पहुंचे। असल में वो मोटरसाइकिल्स पर लगे ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए उन तक पहुंच गए थे। जैसे ही एक गुंडा उनकी ओर बढ़ा तो उसका पैर वहां लगी लैंड माइंस पर पड़ गया, जिससे वहां बहुत ही भयंकर धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही राणा और डेबी समझ गए कि रोनन के गुंडे वहां तक आ पहुंचे हैं, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द अपने हथियार तैयार कर लिए। जल्द ही उनके और रोनन के गुंडों के बीच धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। एक गुंडा घर के अंदर आ पहुंचा तो राणा ने उस पर हमला कर दिया और अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स से उसकी ऊपर की टिकट काट दी। उसी वक्त एक स्नाइपर राणा पर निशाना लगाने ही वाला था कि ऐन वक्त पर ड्यूक ने वहां आकर स्नाइपर को मार डाला।
आखिरकार सभी गुंडों को मारने के बाद राणा, डेबी, पॉल और ड्यूक ने आगे के प्लान के बारे में सोचना शुरू किया। डेबी ने कहा कि रोनन कल रात को एक कैसीनो में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग करने वाला है और ये बिजनेसमैन इन खतरनाक हथियारों को बनाने के लिए रोनन को पैसे देगा। डेबी ने कहा कि उन्हें इस मीटिंग में रोनन पर हमला करना चाहिए और उसकी इस बात से ड्यूक और पॉल भी राजी हो गए। फिर अगले दिन रोनन अपने इकलौते बेटे जेसन से बात कर रहा था। जेसन चाहता था कि रात को होने वाली मीटिंग में रोनन की जगह वो वहां पर जाए। रोनन ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि ये एक बेहद जरूरी मीटिंग थी, पर फिर बाद में जेसन ने कहा कि आगे जाके मुझे ही तो आपका बिजनेस संभालना है डैड, मौका नहीं दोगे क्या मुझे सीखने का। उसकी बात सुनने के बाद रोनन ने जेसन को उसकी जगह पर मीटिंग में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि रिची और कुछ गार्ड्स उसके साथ ही जाएंगे। फिर रात को रिची, जेसन, रोनन का राइट हैंड याकूब और बाकी गुंडे मीटिंग के लिए कसीनो में आ पहुंचे। उस वक्त राणा पहले से ही वहां भेस बदल कर बैठा था और डेबी डांसर का भेस बनाकर मीटिंग पर नजर रख रही थी। कुछ ही देर बाद जेसन और उसके साथी एक रशियन आदमी से मिले और जैसे ही वो आदमी जेसन को पैसे देने लगा तो अचानक राणा ने उन पर गोलियां चला दी। अचानक दोनों तरफ से धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। ड्यूक और पॉल भी राणा की मदद कर रहे थे और जल्द ही उसने जेसन को गोली से घायल कर दिया। इधर रिची तो तुरंत कसीनो से भाग निकला। अंदर याकूब ने जब जेसन को घायल देखा तो उसने उसे उठाकर गाड़ी में लेटाया और वहां से निकल पड़ा। राणा भी तुरंत अपनी गाड़ी में उसका पीछा करने लगा। वहीं दूसरी ओर ड्यूक, डेबी और पॉल अब भी कसीनो में रोनन के गुंडों का सामना कर रहे थे। एक एक करके उन्होंने सबका सफाया कर दिया और अंत में अब सिर्फ गिया बाकी थी। तब ड्यूक ने गिया से कहा कि अगर वो उन्हें रोनन और रिची की जानकारी देकर ये बताएगी कि इन खतरनाक हथियारों के पीछे किसका हाथ है तो वो उसे जिंदा छोड़ देंगे। आखिरकार गिया ने उसे हथियारों के बारे में पूरी जानकारी दे दी। उधर राणा अब भी याकूब की गाड़ी के पीछे था। जेसन का काफी खून बह चुका था और आखिरकार उसने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। तभी याकूब ट्रेन की पटरियों से गाड़ी भगाकर ले गया और फिर अचानक ट्रेन आ गई जिस वजह से राणा को वहीं रुकना पड़ा। आखिरकार याकूब जेसन की लाश रोनन के सामने लाया। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर रोनन के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर उसने गुस्से में तिल मिलाते हुए पूछा कि इसका कातिल कौन है। तब याकूब ने उसे बताया कि इसका गुनहगार एजेंट राणा है। याकूब ने बताया कि उसने कसीनो के अंदर रोनन के सभी गुंडों को मार गिराया। तब रोनन ने फैसला किया कि वो अपने बेटे के कत्ल का बदला जरूर लेगा। अब रोनन ने याकूब को हथियार बनवाने का जिम्मा सौंपा और वो खुद राणा की खोज में लग गया। फिर अगले दिन राणा को खबर मिली कि रोनन के लिए हथियार बनाने वाला आदमी एक बांग्लादेशी प्रोफेसर था जिसका नाम है करीम। अब राणा बिना समय गवाए करीम के अड्डे पर पहुंचा और उससे पूछा कि वो ये हथियार क्यों बना रहा है। करीम ने कहा कि इस काम के बदले रोनन ने उसे एक बहुत बड़ी कीमत दी थी। अब राणा ने करीम से कहा कि उसे हथियार बनाने वाली जगह ले चले। तब करीम उसे रेगिस्तान के बीच बनी एक लेबोरेटरी में ले आया। फिर अचानक रोनन के गुंडों ने उन पर बंदूक तान दी और उन्हें एक कमरे में ले आए जहां रोनन ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की। फिर याकूब डेबी को भी बंदी बनाकर वहां ले आया और तब रोनन ने कहा कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहेगा। मगर रोनन ये नहीं जानता था कि राणा और डेबी सीक्रेट एजेंट्स हैं। तब राणा ने कहा कि अगर वो और डेबी आज मारे भी गए तो भी कोई बात नहीं, CIA और अमेरिकन फौज जल्द ही वहां आकर रोनन और उसकी माफिया का सफाया कर देगी। इसी दौरान ड्यूक और उसकी टीम चुपके से गार्ड्स को मारते हुए लेबोरेटरी तक आ पहुंची। वहीं पॉल सैटेलाइट सिग्नल्स के जरिए ड्यूक की मदद कर रहा था। जब करीम ने देखा कि CIA टीम वहां आ पहुंची थी तो वो डरकर भाग निकला। इधर एक गार्ड राणा और डेबी को दूसरे कमरे में ले जा रहा था तो राणा ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। फिर उसने डेबी को छुपने को कहा क्योंकि वो खुद याकूब का सामना करने जा रहा था। जब राणा और याकूब की हाथापाई हुई तो राणा उस पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार याकूब करीम को लेकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। इसके बाद राणा रोनन को ढूंढ रहा था कि अचानक एक गुंडे ने राणा के कंधे पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में रोनन बाहर आया और उसने राणा पर बंदूक तान दी, मगर तभी ड्यूक ने वहां आकर राणा की जान बचाई। फिर पॉल ने ड्यूक को बताया कि वहां कई सारे बॉम्ब्स फिट किए गए हैं, इसलिए ड्यूक उन्हें डिफ्यूज करने दौड़ा। इसके बाद राणा ने रोनन का सामना किया, मगर घायल होने की वजह से राणा ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाया। आखिरकार रोनन उसे खत्म करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर डेबी ने वहां आकर रोनन पर वार किया, मगर तभी रोनन ने डेबी के पेट में चाकू घोंप दिया जिससे डेबी की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर रोनन को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसने गुस्से में आकर उसी चाकू से रोनन का गला काट डाला। रोनन की मौत के बाद राणा और डेबी का मिशन खत्म हो चुका था। खैर याकूब और करीम अब भी फरार थे।
इस घटना के कुछ समय बाद राणा बांग्लादेश लौट आया और अपने माँ बाप की कब्र पर श्रद्धांजलि देने पहुंचा। फिर 6 महीने बीत गए और हम देखते हैं कि पॉल एक डोजो स्कूल में 2 योद्धाओं को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। प्रैक्टिस के बाद पॉल ने उनके लीडर से कहा कि वो इन दोनों योद्धाओं को अपने साथ मिशन पर ले जाना चाहता है। उसका अगला मिशन था रिकी को पकड़ना, जो इस वक्त हिमालय के पहाड़ों में छुपा हुआ था। वहीं दूसरी ओर करीम अब भी खतरनाक हथियार बनाने में लगा हुआ था। कुछ समय बाद पॉल ने राणा को भी इस मिशन में शामिल होने को कहा। उधर रिची, याकूब और करीम काफी खुश थे क्योंकि वो CIA को चकमा देकर भाग निकले थे। अब वो मिलकर खतरनाक हथियारों की तस्करी शुरू कर सकते थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि पॉल के 2 योद्धा रिची को पकड़ने के लिए हिमालय तक आ पहुंचे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।